नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सभापति ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल भी हुई थी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर करेंगे चर्चा। ज्ञानवापी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बदायूं कोर्ट में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में भी आज सुनवाई। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस ने 30 लोगों को रौंदा। 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, सीरिया स्थित गोलन हाइट्स पर चिरकाल तक इजरायल का रहेगा कब्जा। हमास के सफाई के लक्ष्य को दोहराया। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोमवार की रात करीब 10 बजे मुंबई के कुर्ला में एसजी बर्वे मार्ग पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जब बेस्ट की एक बस कई वाहनों से टकरा गई। बस ने सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कुर्ला स्टेशन पश्चिम से एलबीएस रोड तक चलने वाली बेस्ट इलेक्ट्रिक बस ने 100 मीटर की दूरी में 30 से 40 वाहनों को टक्कर मारी और सोलोमन बिल्डिंग की कंपाउंड दीवार को तोड़ दिया। सड़क पर मौजूद और वाहनों में सवार कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को कुर्ला भाभा अस्पताल भेजा गया है। आपको बताएं कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका उपचार जारी है। और इस दुर्घटना में मुंबई जोन 5 के डीसीपी गणेश गावड़े ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बस के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। बस ने 100 मीटर की दूरी पे 30 से 40 लोगों को अनकंट्रोल्ड हो गई और ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया। उसमें 25 लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को बीएसटीवी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। बीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके पास इंक्वायरी शुरू है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से ही हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जुड़ गए हैं। शिशिर से बात करते हैं। शिशिर, बेहद ही भीषण सड़क हादसा है और कितने लोग इस समय घायल हैं, किनका उपचार जारी है और कितने लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है? देखिए, कल रात को यह हादसा हुआ था। मुंबई के एलबीएस मार्ग से बस गुजर रही थी और कुर्ला की तरफ जब बस पहुंची तब बस के जो ड्राइवर है उनके हाथों से बस बेकाबू हुई और जो रास्ता है एलबीएस का, वहां पर जो व्हीकल्स थी दोनों तरफ रास्ते के उधर जाके ये बस टकराई। तकरीबन कई जो गाड़ियां है इसमें क्षतिग्रस्त हुई है। तकरीबन 4 लोगों की इस वक्त मौत हुई है, इस पुष्टि पुलिस ने की है। और तकरीबन 25 से 30 लोग जो है घायल हो चुके हैं इस पूरे हादसे में। हालांकि इन सभी घायलों को जो नजदीकी अस्पताल है बाबा अस्पताल कुर्ला में, वहां पर उनको कल रात को ही भर्ती कराया गया था और उसके बाद अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे ही हादसे के बारे में पता चला वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और साथ ही साथ जो लोग वहां पर थे उनको जो है जल्द से जल्द रेस्क्यू कराकर हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास जो है प्रशासन द्वारा किया गया। हादसे की वजह क्या थी अब तक ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। बस बेकाबू क्यों हुई, क्या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या नहीं, इस बारे में भी जो है पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। जैसे हमने देखा कि बाइट में उन्होंने कहा कि बस की जांच की जाएगी फिर से एक बार आरटीओ के द्वारा और देखा जाएगा इस हादसे में गलती आखिर किसकी है।
शिशिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बस में कितने लोग सवार थे, और जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि 25 लोग घायल होने की खबर है और 30 से 40 वाहनों को टक्कर मारी गई है, तो ये जो वाहन है इनमें कितने लोग सवार थे, बस में कितने लोग सवार थे, क्या किसी तरह की जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, अब इस बारे में पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं आ पाई है, लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे थे, जो लोग गाड़ियों पर थे, बाइक पर सवार थे, गाड़ियों पे जो है चल रहे थे, उन गाड़ियों को जो है इस बस के द्वारा जो है ठोकर मार दी गई है और इस टक्कर में तकरीबन 25 से 30 लोग घायल हो गए। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग इसमें सवार थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला का समावेश, जिनकी मौत हुई है। बस में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, इस बारे में पूरी जानकारी इस वक्त पुलिस इकट्ठा कर रही है। इस बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन जो है पुलिस द्वारा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 4 लोग जो है इस हादसे में हताहत हुए। क्या बस तेज रफ्तार थी या किस तरह ये हादसा हुआ? क्या तेज रफ्तार बस चलाई जा रही थी या फिर ड्राइवर जो था वो अनियंत्रित वाहन चला रहा था? क्या वजह सामने निकल के आ रही है? क्या पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह की कोई पुष्टि की है, किसी तरह के कोई बयान लोगों से लिए हैं? घायलों की अगर बात करें या वहाँ आसपास जो लोग मौजूद रहे होंगे उनसे किसी तरह की कोई बात, कोई बयान? देखिए, बस जो है, अगर हम सीसीटीवी फुटेज हमारे पास प्राप्त हुए उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बस काफी तेज थी, क्योंकि संकरा रास्ता था और ऐसे में बस जो है एक तरफ से आगे बढ़ रही थी, जहां पर खास तौर पर जब गाड़ियां रास्ते के एक तरफ पार्क होती है, वहां से ये बस जो है तेज रफ्तार से गुजर रही थी और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि नियंत्रण खोने के बाद ये बस जो है एक बिल्डिंग कंपाउंड से भी टकराई और बिल्डिंग कंपाउंड का कुछ हिस्सा जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि ये जो पूरा लेन है उसमें कुछ दुकानें भी है और साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि कुछ गाड़ियां यहाँ पर पार्क की गई थी, कुछ गाड़ियां यहाँ से गुजर रही थी, कुछ लोग चल रहे थे, जिस प्रकार से हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। और जैसे ही ये तेज रफ्तार बस उस हादसे के घटना स्थल पर पहुंचते हुए देखा कि सीसीटीवी फुटेज में किस प्रकार से लोग जो है इसमें घायल हुए और साथ ही साथ जो लोग इस एक्सीडेंट के चपेट में आए, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनकी मौत हो गई। तकरीबन ये हमें पता चला है कि जब 3 लोगों को जो है घटनास्थल पर उनकी मौत हुई, जबकि एक जो व्यक्ति थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनकी मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुंबई में भीषण सड़क हादसा हुआ है और लगभग 3 से 4 लोग मौके पर ही जिनकी मौत हो गई और 30 से 40 वाहनों को इस बस ने टक्कर मारी है। हालांकि अभी जानकारी सामने ज़्यादा नहीं आ पाई है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से ये बस अनियंत्रित हुई और इतना भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। सोमवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज की अगर बात की जाए तो दोनों सदनों में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 चर्चा और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। वहीं संसद सत्र में हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सुबह 10:30 बजे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों के प्रमुख नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है ताकि गतिरोध दूर हो सके। आज होने वाली बैठक के लिए सदन के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सहमति जताई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर कल एक सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस बैठक में सदन के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के तीसरे दिन आज अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कल आधुनिक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशील युद्धपोत रूस के कलिनिनग्राद में भारत को डिलीवर किया गया। राजनाथ सिंह ने INS तुशील की कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण बताया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन की राजधानी मनामा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक स्तर पर हर देश राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, वहीं भारत में लगातार 3 बार से एक स्थिर सरकार बन रही है, जिससे भारत के विकास की गति को तेज करने में मदद मिल रही है। If you look at the world, I mean, every day all of you follow the news to some degree or the other. What we see across the world today is actually, disaffection, anti-incumbency, in many ways disruptions of various kinds. So it is very rare today in a democratic society to have a government back to back 3 times in power in our own country. It has happened only once before, and that was 60 years ago. So the fact today that you have a government which represents a high degree of political continuity, but most important, which has the ability to use the experiences gained over the last 10 years to actually accelerate progress and modernity and growth in India. वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष लंबे समय से वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। और बदायूं कोर्ट में आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। पिछली सुनवाई 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस के दौरान वकील ने मामला खारिज किए जाने की अपील की थी। उनकी तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि वादी को दावा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में वहां मस्जिद है, मंदिर नहीं। जबकि वादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2 अगस्त 2022 को दायर याचिका में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था, जिस पर न्यायालय में आज सुनवाई होनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने उन पुरातात्विक इमारतों की सूची वक्फ कानून पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के सामने रखी है, जिस पर वक्फ बोर्ड भी अपना दावा करता है। एएसआई की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य ने डीडी न्यूज को बताया कि ऐसे तकरीबन 250 पुरातात्विक इमारतों की सूची एएसआई ने जेपीसी को सौंपी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग ने भी अपनी बातें जो है जेपीसी जो वक्फ और बनी उसके सामने अपनी बातें रखी हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जॉइंट डीजी पुरातत्व विभाग की नंदिनी भट्टाचार्य जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, एक मीटिंग हो चुकी है आपकी वक्फ पर बनी जेपीसी के साथ, क्या रहा वहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो हमारे जुरिस्डिक्शन में जितने मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो वक्फ बोर्ड के पास में भी है या वक्फ बोर्ड के अंडर भी हैं, तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स का लिस्ट दिया उन्होंने जेपीसी का, एंड वो लिस्ट हम लोगों को उसके हिसाब से करीब 250 प्रॉपर्टी उसमें आते हैं जो इनलिस्टेड है। अमासरा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, जो 1958 में फॉर्मुलेटेड हुआ था, इस एक्ट के तहत हम हर एक जगह पे ये डिसाइड करते हैं कि जो भी नेचर ऑफ द मॉन्यूमेंट है उसको हम अपने एज नेशनली इम्पॉर्टेंट सेंट्रल मॉन्यूमेंट हम डिक्लेयर करें या नहीं, एक नेशनल स्मारक उसको हम डिक्लेयर करें कि नहीं, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर करे कि नहीं। उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हुए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं। अब 1995 के पहले बने हुए ऐसे बहुत, क्योंकि हमारे मॉन्यूमेंट्स अपने देश के बहुत पुराने हैं। एएसआई का अगर वक्फ बोर्ड से अगर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है उस विवाद को हल करने, या इसके कोई आगे के रास्ते? क्योंकि पूरे देश का सवाल रहता है और कई ऐसे जगहें रहती हैं जहां पर कि आपस में
प्रॉपर्टी किसकी है, किसका क्लेम है, इसको लेकर चर्चा रहती है। तो क्या जेपीसी सफिशिएंट है या उसके आगे भी एएसआई ने सोचा है? भारत सरकार के बनाए हुए जितने भी हमारे पास में डिपार्टमेंट्स है, वो ये बोलने में कम से कम मैं आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू ये बोलने के लिए कि किसी विवाद के कंडीशन में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि हमारे जितने भी स्मारक हैं, हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अंडर द एक्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स। तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर डीजी नंदिनी भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से जो वक्फ पर जेपीसी बनी है उसको लेकर क्या रुख रहने वाला है एएसआई का और किस प्रकार से उन्होंने अपने विषय को रखा है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इधर पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के फैसले पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का मामला है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी सुनने को मिली, जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है अहम टिप्पणी करते हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया था। आपको बताएं कि ममता सरकार ने 77 समुदायों को राज्य में ओबीसी घोषित किया था। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार के फैसले का बचाव किया। सिब्बल ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर है। सिब्बल ने आगे कहा कि हिंदुओं के लिए भी आरक्षण का आधार पिछड़ापन ही है। तो सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी धार्मिक आरक्षण पर। आपको बताएं कि मानव अधिकार दिवस और इधर मानव अधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और लागू किया था। इसे संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए साझा मानक मानदंड के रूप में अपनाया गया। मानव अधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। यह उस विश्वास को और मजबूत करता है कि मानव अधिकार महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। अपनी स्थापना से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत के रूप में 256.57 करोड़ रुपए की संस्तुति की। मानवाधिकार दिवस समारोह के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव को नियंत्रित करना, इस विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। पिछले संस्करणों की तरह 17 विषयों में से किसी पर भी छात्र नवाचार श्रेणी में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण की शुरुआत बुधवार से देश भर के 51 सेंटर यानी 51 केंद्रों पर होने जा रही है। यह पहली बार है जब 240% बढ़ोतरी दर्ज की गई है आंतरिक हैकाथॉन्स में, जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पर कराई जाती है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे।
ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आइडिया जनरेशन के लिए कि अलग अलग युवा अपने संग बना के जब इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वो अपनी आइडियाज़ इसमें रखते हैं, और वो सिर्फ आइडियाज़ रख नहीं रहे तो उस आइडिया को आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके अलग अलग पैतरे आजमाने का कोशिश करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और ये मेरे लिए एक बहुत गर्व का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस से मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखने की अपॉर्चुनिटी मिली और एक प्रॉब्लम को अलग अलग नजरियों से देखने का स्किल मैंने इससे सीखा। संस्थान स्तर पर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। लगभग 49,000 छात्र टीमों को राष्ट्रीय स्तर के चयन के लिए इन संस्थानों द्वारा अनुशंसित किया गया है, जिसमें 6 छात्र और 2 मेंटर शामिल हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के लिए 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्याओं के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 ये एजुकेशन मिनिस्ट्री और AICTE इनका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी उत्तेजन पूर्वक है और उसके वजह से उनकी जो क्रिएटिविटी हम बात कर सकते हैं, उनके जो इनोवेटिव थॉट प्रोसेस जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनके पास जो एक एपेटाइट है और उनके पास सोच है, वो सब सोच हम लोग काफ़ी अच्छे उद्देश्य के लिए काम आ सकता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने भारत के नवोन्मेषी परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। छात्रों और पेशेवरों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त बनाया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से जुड़े जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा स्टार्टअप तैयार किए हैं, जो कि दर्शाता है कि किस तरीके से ये हैकाथॉन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग और इनोवेटिव बनाता है। अपने सहयोगी स्वप्निल के साथ में योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। इधर शंभू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के कारण अंबाला के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अंबाला में बना साइंस का सामान देश विदेश में निर्यात होता है, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, मेडिकल लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल के लोग जो सामान परचेज करने आते थे वो बिल्कुल नहीं आ रहे ड्यू टू दी बंद ऑफ रास्ता। जो आपका रास्ता बंद हुआ है GT रोड के ऊपर, उन लोगों को घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आते। इससे हमारे जो बिजनेस है काफी फर्क पड़ा है। जो हमारा इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, जो हमारा 100 करोड़ का काम करते थे हम नॉर्थ इंडिया से, ठीक है जी, वो सारा रह गया 10 करोड़ रुपए। कार्टेज अलग बढ़ गई है। उसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो डबल हो गई है। जो ये काम 1 घंटे में हो रहा है 3 घंटे में हो रहा है। ये शंभू बॉर्डर के बंद होने से जो व्यापारियों का आवागमन है वो इफेक्ट करता है। लोगों को घूम के आना पड़ रहा है। कहीं आते हैं, कहीं नहीं भी आते, अवॉइड कर जाते हैं कि यार क्या करेंगे आके, और इस कारण से बिजनेस पे असर पड़ रहा है। कई अबाउट 70 to 80% बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है। कस्टमर्स जो हमारी तीनों स्टेटें हैं, पंजाब की, हिमाचल की, J&K की, उधर ट्रांसपोर्टों से माल जाता है, वो बहुत लेट पहुंचता है। पंजाब बैरियर पे, शंभू बैरियर पे जो नाकाबंदी हुई है, जो किसानों का धरना प्रदर्शन है, उसकी वजह से हमारे अंबाला की साइंटिफिक मार्केट, सर्जिकल मार्केट और अदर जो मार्केट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जो लोकल लोग जलंधर से, लुधियाना से, हिसारपुर उधर से आते थे, जो डेली पे सर्जरी करते थे, वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से नियर अबाउट अंबाला एसोसिएशन के कारोबार पर 70-75% का जो कारोबार होता था वो घट गया है। भारत की मशहूर निर्देशक पायल कपाड़िया ने इतिहास रच डाला है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को गोल्डन ग्लोब्स की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में नामांकन मिला है। पायल कपाड़िया के लिए गोल्डन ग्लोब्स में नामांकन हासिल करना दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले उन्होंने फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट में इस साल के कान फिल्म महोत्सव बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस
अनसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब हासिल किया था। पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा चिरकाल तक बना रहेगा। गोलन हाइट्स पर सीरिया का लगभग 60 साल से कब्जा है। कल यरूशलेम में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 1981 में इजराइल के गोलन हाइट्स पर कब्जे को मान्यता दी थी। नेतन्याहू ने रविवार को ही सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अपनी सेना को इस इलाके का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा था। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।